हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू चल रहा था। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके बहुत ही शानदार तरीके से और सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में कि किस किस लोकेशन पर, कहां पर, कौन सी डायरेक्शन में हमारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। देखो वाटर का मीन्स क्या हो गया, ओशन ही हो गया सर, और हम लैंड की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट्स। फिर तो ये दोनों आधी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, एज इट हैपेंस ocean and continents are not distributed equally between the northern and southern hemisphere। जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में कि जब हमने ग्लोब के ऊपर हमारे ओशन एंड कॉन्टिनेंट बनाए तो हमने ये बात नोटिस करी थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ओशन और जो कॉन्टिनेंट्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं इनमें। तो उसी से हम आज शुरू करते हैं। और ये कह रहा है हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, जिनमें ये वाली पिक्चर जो है द मैप ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द अबव द नॉर्थ पोल लेफ्ट। ये जो पिक्चर है हमारी, ये नॉर्थ पोल से है ना, यानी ये वाला जो हमारा सेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, और उसका अपोजिट ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। तो अब देखो जब हम नॉर्थ पोल की बात करें तो हमें क्या है, जो कॉन्टिनेंट एरिया है ज्यादा डेंस देखने को मिलता है, और वहीं हमने देखा साउथ पोल में कि यहाँ मिड में तो बहुत सारा है ना, मिड में तो है, बट यहाँ आसपास के एरिया में हमें लैंड जो है वो कम देखने को मिलता है ना, किसके मुकाबले, नॉर्थ पोल के मुकाबले। करेक्ट। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग है कि हमें कहां पर ज्यादा लैंड दिख रहा है। तो यहाँ पे लैंड ज्यादा है इस एरिया में, बट ओशन क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, लैंड कम है, तो क्या ज्यादा हो जाएगा सर, ओशन ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धरती पे दो ही तो चीज दिखती है हमें, क्या दिखती है, पहला लैंड और दूसरा वाटर, है ना। इसी से तो ये भूगोल बना है पूरा गोल, क्या है, पानी और जमीन। सो लेट अस एग्जामिन द टू मैप इन फिगर 2.2। हमें दो फिगर दे रहा है, ठीक है। Here too, the blue area consists of ocean along with their smaller extension and which have various names, sea, bay and gulf etc. सर ये क्या होते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन से समझाता हूं मैं आपको, है ना, एक छोटा सा डायग्राम से। अगर हम डायरेक्ट मैप में चलें तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा, है ना। मैप में बताता हूं कि गल्फ किसको कहेंगे, बे किसको कहेंगे, और ओशियन या फिर सी जो है वो किसको कहेंगे। तो हमारे पास क्या है सर, ये आ गया मैप, और इस मैप में हम समझेंगे कि चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं ओशियन की, है ना। तो ये क्या है हमारा सर, ये इंडियन ओशन है, हमने देखा था, है ना। तो बड़ा वाटर एरिया जो बहुत ज्यादा एरिया जो है वो कवर करता है वो ओशन है। और बेसिकली जो यहां है, मतलब ये हमारा इंडिया है, और ये वाला जो एरिया है यानी ऐसी वाटर बॉडी जो कि समुद्र में जाके मिलती है वो कहलाती है सी, है ना। तो यहां पे हम देखते हैं अरेबियन सी है यहाँ पे, है ना, जो कि एक तरफ से किससे गिरी है, जमीन से गिरी, और दूसरी तरफ समुद्र या फिर महासागर में मिल जाती है। करेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था सर बे क्या होता है ना। तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, है ना, जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ये क्या होता है, ये मोस्टली दो तीन एरिया से जमीन से घिरा हुआ होता है, बट जो वाइड एरिया है वो इसका ओशन में मिलता है या फिर बड़ी वाटर बॉडी में खुलता है। मतलब ऐसी वाटर बॉडी जो कि एक तरफ से किससे घिरी हो, तीन तरफा से घिरी हो पानी से, और बड़ा ही वाइड माउथ जो है वो इसका खुलता है, वो है बे हमारा, है ना, बे ऑफ बंगाल, है ना, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। सर अब बात कर रहे थे आप, अब देखो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे क्या है सर, एक यहां पर है गल्फ ऑफ खंबात, है ना।
जिसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। दरअसल ये क्या एरिया होता है, ये एक ऐसा एरिया है जो वाटर से तो घिरा हुआ है, बट इसका जो माउथ है वो बड़ी सी की तरफ नैरो माउथ खुलता है। क्या खुलता है? नैरो माउथ खुलता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ओशियन वो जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, सी वो जो कि एक तरफ से लैंड से गिरा हो बट खिलता किसमें हो? ओशियन के अंदर, उसका मुंह खुलता हो, मतलब कि बड़ी वाटर बॉडी में मिलता हो। अब हम बात करें बे ऑफ बंगाल के ना, बे क्या होता है सर? ऐसा एरिया जो कि तीन तरफ से जमीन से गिरा हुआ हो बट बहुत वाइड माउथ जो है वो बड़ी वाटर बॉडी की तरफ खुलता हो। और फिर गल्फ क्या हो जाएगा सर? ऐसा एरिया जो कि तीन तरफ से घिरा हुआ हो पानी से, बट जो माउथ है वो छोटा खुलता हो दूसरी वाटर बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो गया आपका? ओशियन, सी, गल्फ और बे। ये सारा हो गया हमारा क्लियर। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम सर सी, ओशियन, गल्फ और बे को समझेंगे। करेक्ट? अब चलते हैं वापस हमारे कॉन्सेप्ट पर। अब ये क्या कह रहा है हमें? ये कह रहा है लेट्स एक्सप्लोर करो। What are the circular lines in each map called? And do you know what the line radiating out of the two poles are called? Hint, you studied them in the previous chapter, but here they are presented differently. अब ये कह रहा है कि ये जो सर्कुलर लाइन है ये क्या है ना? ये सर्कुलर लाइन क्या है सर? आपने ही तो बताया था, सर आपने ही तो बताया था कि जब हम देखेंगे पोल से, है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इनके बीच में जो आड़ी रेखा होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो सारी लैटिट्यूड्स है। इट मींस ये हमारी क्या हो जाएगी? सारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी हो जाएगी लैटिट्यूड्स। करेक्ट? और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये सारी हो जाएगी लॉन्गिट्यूड, है ना? और यही सारी क्या डिस्टेंस सर क्या तय करती है? ये हमारे टाइम, एरिया, टेम्परेचर ये इंडिकेट करती है। करेक्ट? तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये लाइंस जो हैं वो क्या हैं। हमने देखा, हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसने हिंट दे दिया कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और हमने तो यही पढ़ा था। एंड डू यू नो व्हाट द लाइन रेडिएटिंग ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड? देखो, दो पोल से मिलके हुए जो लाइन जाती है, हमने देखा था, क्या देखा था सर? कि जब कोई लाइन दो पोल से मिलते हुए जाती है तो उसे हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। करेक्ट? ये हमारा हो गया। और जो मिड में सबसे वाइड एरिया, सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाली जो लैटिट्यूड होगी वो हमारी क्या होगी? इक्वेटर होगी, जो क्या करती है सर? जो अर्थ को इक्वली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे दो हेमिस्फीयर बनते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? ओके। उसके बाद हमसे ये नया क्वेश्चन पूछ रहा है, विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर? कि सर ये आप देख के बताओ कि इनमें से कौन सा हेमिस्फीयर है जो ज्यादा वाटर होल्ड करता है। तो हमारे सामने क्लियर है, कौन सा सर? साउथ पोल, है ना? हमें तो बस देख के बताना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि सर साउथ पोल होल्ड मोर वाटर। क्लियर? देन अगला क्या कह रहा है हमसे? अगला कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in group, है ना? कि कितना प्रोपोर्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करता है और सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करता है। तो देखो, अगर हम बात करें कि हमें सर सिंपली क्या दिख रहा है कि ज्यादा पानी कहां पर है, तो ज्यादा पानी कहां है सर? यहां है। तो अराउंड साउथ पोल में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में 80% जो वाटर कवर करता है, 80% क्या है? वाटर है। मैं कहां लिखूं बच्चों? मैं यहीं लिख देता हूं, है ना? यह बात ध्यान से देख लेना कि साउथ पोल में 80% जो है हमारा वाटर एरिया कवर करता है, जबकि 20% क्या होगा? लैंड होगा। करेक्ट?
जी सर, ये समझ में आ गया। इसका बताइए। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल की हम बात करें तो यहाँ पे 60% जो है हमारा वाटर कवर करता है ना, और 40% क्या हो गया सर, 40% हमारा लैंड हो गया। कि पानी ज्यादा है इसमें, बट यहां पर भी पानी कम नहीं है। तो जब भी हम बात करेंगी कि सर नॉर्थ पोल में 60% वाटर है, 40% लैंड है, वहीं पर हमने देखा साउथ पोल में सर 80% वाटर है और 20% लैंड है। तो हमें बस वाटर का परसेंटेज याद करना है, बाकी लैंड का परसेंटेज आउट ऑफ 100 सिंपली हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने 1 2 3 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए। लेट्स सी नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। सो आर ऑल द ओशन कनेक्टेड with one another or are there separation between them? अब ये कह रहा है कि जितने भी ओशन हैं क्या वो सारे कनेक्टेड हैं या फिर इनमें कोई सेपरेशन है बीच में। तो बेटा आप लोग मुझे ये देख के बताओ कि सर क्या ये ओशन आपस में कनेक्टेड है या फिर नहीं है। तो अगर हम देखें यहां से शुरू करते हैं, है ना, ये क्या पैसिफिक ओशन हो जाएगा। है ना, ये हमने पढ़ा था सर, पैसिफिक ओशन हो जाएगा, है ना। यहां पर भी क्या है, यहां पे सर पैसिफिक ओशन है, करेक्ट सर। यहां से ये आया और ये सदर्न साउथर्न ओशन है, ठीक है, सदर्न ओशन हो गया। फिर यहां पे देखो सर ये इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। फिर यहां से सर अटलांटिक ओशन हो गया। फिर सर यहां पे देखो आर्कटिक ओशन हो गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5। क्या कोई ऐसा सेपरेशन कर रहा है, नहीं सर, मोस्टली नहीं करता, बट कुछ एरिया में लैंड जो है वो बाउंड्रीज बना देते हैं, बाकी नहीं कवर करता, है ना। तो ओशन क्या है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ा रूट है वाटर रूट, वो एंशिएंट टाइम में, है ना, पहले लैंड रूट था, बट जब से उन्होंने स्किल्स को डेवलप करा है, लैंड रूट ही सबसे क्या हो गया है, लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट, या फिर हर कंट्री में पहुंचने का रास्ता बन गया है ना। हमें याद है बहुत सारे एंशिएंट टाइम के ट्रैवलर्स जो थे वो निकल जाते थे, जैसे कोलंबस की बात करते हैं, वास्को डिगामा की बात करते हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने नई नई कंट्रीज सर्च करी बाय वाटरवेज, करेक्ट। तो हमारे चारों क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, शायद आप लोगों ने एक झलक देख ली होगी, जिसका नाम है ओशियन लाइफ। अब हम डुबकी लगाने वाले हैं ओशियन के अंदर, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कितनी सारी चीजें हैं और कितने तरह का जीवन हमें इस ओशन में देखने को मिलता है। ये चैप्टर और ये क्लास जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रेजी होने वाली है, और सीखने के लिए बहुत सारी मजेदार चीजें हैं यहाँ पर। तो देखो ओशियन लाइफ में हम चलते हैं, हमें क्या क्या है, और जितना भी बच्चों देखो ना उसे अच्छे से देख कर समझ लेना, और हाँ आपके पास नोटबुक है उसमें नोट डाउन भी कर लेना। चलते हैं पहले हम, देखो बच्चों ओशियन के अंदर ये है, इसका नाम है ओशियन रीफ, है ना, अ टाइप ऑफ ओशियन प्लांट। क्या कहते हैं ये है ओशियन रीफ। तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र में एकदम बिल्कुल तल पे आके खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि देखो बच्चों ये है ओशियन रीफ। तो ये क्या है सारी ये ओशन रीफ है। देन आगे चले, ये स्टार फिश ऑन अ सी एनेमन, क्या है, ये है स्टार फिश, ये भी है स्टार फिश, और ये क्या है, सी एनेमन। ये देखो स्टार फिश, स्टार की शेप की फिश क्या है बच्चों, ये स्टार फिश है ना। बेसिकली मेरा ये तुम्हें बताने का मतलब कि ओशन लाइफ में, ओशन के अंदर इस तरह के लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। क्या है ये है स्टारफिश। ये क्या थी, ये थी कोरल रीफ, स्टारफिश हो गया। देन उसके बाद ये है शार्क, क्या है ये, शार्क। इसके बड़े बड़े टीथ होते हैं,
और इट्स मोस्ट डेंजरस फिश और ये बहुत बड़ी भी होती है। करेक्ट। देन फिर क्या है, ये है स्पर्म व्हेल मदर एंड बेबी। ये क्या है बच्चों, ये है इसका, इस व्हेल का नाम है स्पर्म व्हेल, है ना। ये तो मदर व्हेल है और ये है उसका बेबी। क्या नाम है इसका बेटो, स्पर्म व्हेल। तो ऐसे भी ओशियन के अंदर फिशेस होती हैं जो डिफरेंट साइज एंड शेप की, स्ट्रक्चर की होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉल्फिन, द मोस्ट फ्रेंडली फिश फॉर ह्यूमंस। क्या है ये डॉल्फिन, आपने देखा होगा बहुत सारे डॉल्फिन के शो, ये वही डॉल्फिन है। देन उसके बाद हमारे सामने है शैलो कोरल रीफ कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस। ये क्या है, ये कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस हैं। क्या है ये, ट्रॉपिकल फिशेस। और ये देखो क्या है, शैलो कोरल रीफ है। उसके बाद ये है एल्गाई, है ना, जिसको आप हिंदी में काई भी बोलते हो, जो हरी काई पानी में जम जाती है, ये वही एल्गाई है और इससे काफी सारे मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती हैं। एम्परर पेंगुइन्स, क्या है बच्चों ये है पेंगुइन। दिस आर, ये कहां में मिलते हैं, ये बेटो अंटार्कटिका हमने देखा था ना, है ना, वहां बर्फ और पानी के अंदर भी ये रहते हैं। फिर है बोनेर सी टर्टल। क्या है, सी टर्टल, कछुआ, समुद्री महासागरी कछुआ। अब देखो हमने इतने सारे ये पढ़े ना ओशन लाइफ के बारे में कि ओशन में क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। अब हम उसके बारे में रीड करते हैं कि एक्चुअली हमें क्या बताना चाहता है। द ओशन टुगेदर होल्ड, the ocean together hold most of the water available on the planet, but this sea water is salty and unfit for consumption by most land animals including humans. करेक्ट बात है कि हमने इतना सारा पानी देखा कि सर हमने इतना पानी देखा, इतना पानी देखा, इतना पानी देखा, कहा बताया कि कितना पानी देखा। तो सर अगर इतना पानी धरती पर है तो फिर भी कहीं पे ड्राइनेस डॉट क्यों आ जाता है, क्यों सूखा पड़ जाता है, क्यों अकाल पड़ जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरा पानी जो है वो सॉल्टी है, खारा पानी है, जिसे हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। खारे पानी का मतलब है इसमें नमक की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होती है, इतनी होती है कि ये पीने के लिए भी क्या होता है, हार्मफुल होता है, हम इसे पी नहीं सकते, है ना। और कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक बार गले से उतार ही ले, और ये ऐसा पानी, इतना खारा पानी है कि गले से भी नहीं उतरेगा। करेक्ट। तो इसीलिए पानी का बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो है सॉल्टी वाटर, और जो फ्रेश वाटर, स्वीट वाटर है जिसे हम पीते हैं, उसका परसेंटेज बहुत कम है। करेक्ट। तो ये हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा कंजप्शन नहीं किया जाता। और ऑन द अदर हैंड fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources। और वहीं हमने देखा कि फ्रेश वाटर जो कंजप्शन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। इट मींस फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, कम नहीं बहुत कम है। एंड इट इज फाउंड इन ग्लेशियर, रिवर्स, लेक, इन द एटमोस्फियर and also underground. The last is called ground water। अब देखो कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं। हम बात करें ग्लेशियर की। सर ये ग्लेशियर क्या होते हैं, देखो कि जब ये स्वीट वाटर है ना, जहां से आता है ना, उन माउंटेन्स में बहुत बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें होती है। सर बर्फ की मतलब क्या वो पानी की होती है? जी हाँ, वो बर्फ की कई सदियों से जमी हुई चट्टानें जो हैं, जमी हुई बर्फ जो है वो जब धीरे धीरे पिघल कर आती है ना, उसी चट्टानों को हम, बड़ी बड़ी चट्टानों को ग्लेशियर कहते हैं, है ना। ये वास्तव में बहुत बड़ी चट्टानें होती है, यूं नहीं कि छोटा। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बर्फ जमाते हैं फ्रिज के अंदर और उस प्याले में से जब बर्फ निकालते हैं तो पूरा क्या होता है, वैसे फ्लैट होता है, बिल्कुल वैसी ही चट्टानें होती है बहुत सारी, है ना। जैसे रॉक की चट्टानें होती है ना, पत्थर वगैरह की, बिल्कुल वैसी ही बर्फ की चट्टानें होती है। जब वो मेल्ट होकर
बाई माउंटेन्स रिवर्स के अंदर फ्लो करती है, वही पानी हम क्या करते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वीट वाटर होता है। रिवर्स क्या है सर? नदियां, है ना, लेक्स मतलब झीलें, और यहां पर है सबसे लास्ट में ग्राउंड वाटर। आपने हेडपंप देखा होगा, ट्यूबवेल देखा होगा, ये सारा पानी जो है वो जमीन के निचली सतह से आता है ना। इसको जो है ग्राउंड से, जमीन के तल से नीचे हैंडपंप लगाकर, ट्यूबवेल लगाकर निकाला जाता है। और सर ये पानी आता कहां से? देखो ऊपर वाला जो पानी है, मतलब जो धरती के ऊपर पानी है वो धरती में जाता है नीचे, है ना, एंड देन ग्राउंड फॉर वाटर जो है वो वापस क्या होता है, ग्राउंड टैंक जो भी नीचे है जमीन के नीचे, वो रिफिल होता रहता है ग्राउंड वाटर, एंड देन फिल्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें सॉइल होते हैं, कंक्रीट होते हैं, जब वो पानी उनसे गुजरता है तो वो साफ होके ही नीचे पहुंच जाता है। करेक्ट? तो ये कुछ टाइप है जहां से हमें फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। और हमने सुना है कि सर ये रेन वाटर भी पीने लायक है। जी हाँ, कहीं कहीं जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाता है, जिसमें पानी को पहले इकट्ठा करके फिर साफ करके उसको पीने और अदर कंजम्पशन में यूज किया जाता है। फिर थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर इज सच एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, व्हाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर स्कैर्सिटी और वाटर क्राइसिस? कि अगर धरती पर इतना सारा पानी है तो फिर भी लोग वाटर क्राइसिस या फिर वाटर स्कैर्सिटी की बात क्यों करते रहते हैं? वो इसलिए करते हैं बिकॉज द ओशन टुगेदर होल्ड 3/4 वाटर अवेलेबल ऑन आवर प्लैनेट, बट सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन। धरती पर कितना है? 3/4 वाटर है ओशन के अंदर। अब ओशन का पानी जो है वो है होता साल्टी, सॉल्टी वाटर पीने का काम आएगा नहीं। इट मींस एनिमल्स और ह्यूमन जो है उसे यूज नहीं कर पाएंगे। और बात करें फ्रेश वाटर, 3% फिट फॉर कंजप्शन constitutes only 1.2% and in is available only in rivers and lakes। क्या है? 3% फ्रेश वाटर है जो कि केवल 1% जो है वो अवेलेबल है 3% का, ओनली वो भी रिवर और लेक के अंदर। सर बाकी पानी कहाँ है? बाकी पानी द रेस्ट इज लॉक्ड अप ग्लेशियर, आइस कैप्स, बरीड डीप अंडर द ग्राउंड वाटर। इसका मतलब ये कि 3% पानी फ्रेश वाटर है, इसके अंदर 1.2% वो है यूज के लिए, वो भी लेक और रिवर के अंदर है। इसके अलावा बाकी जो पानी बचा हुआ है वो लॉक है, पूरा ग्लेशियर के अंदर है, आइस कैप उसके जमे हुए हैं, और ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। As there is limited availability of fresh water, we need to use it judiciously with care. And other contribute factor which are adding to scarcity are, और जो पानी है उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की बात करें, है ना, क्लाइमेट चेंज होता है उसका, फिर नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती है उसका, जैसे कि ड्रॉट या फिर फ्लड, सूखा या फिर बाढ़। फिर इंसान का कंजम्पशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वो लगातार पानी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। फिर पॉल्यूशन, अवेलेबल रिसोर्सेज ओवर यूज एंड वेस्टेज, क्या कर रहा है? वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। हमने देखा ना ओशन को कितना पॉल्यूट कर रहा है इंसान, वही कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? ओवर यूज कर रहा है, बिना मतलब के यूज कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है, पी लिया उतना नहीं बट बाकी का फेंक देना, क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। इंक्रीज ग्लोबल डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज एंड रिसोर्स इंटेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या है? लगातार पॉपुलेशन समय दर समय बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है? सर वाटर की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड पूरी करने के लिए कहीं तो कहीं पानी सप्लाई कुछ होगा ना, तो उसी के रिगार्डिंग क्या हो रहा है? सबको पानी कम पड़ रहा है। फिर देखो, what ways of saving water are you aware of? Which ones have you seen practiced at home, at your school and your village or town or city? वाटर सेविंग के लिए जो हम घर में कुछ उपाय कर सकते हैं वो आपके सामने क्या है? देखो, टेक शॉर्टर शॉवर एंड मोस्टली विद बकेट एंड मग। क्या है? 1.5 घंटा 2 घंटा नहाने की जरूरत नहीं है, अपने बकेट में पानी भरो, आराम से 5-7 दिन में अच्छे से इंसान नहा सकता है। ठीक है? जो भी घर में लीकेज उसको क्या कर दो? फिक्स कर दो, लीक नहीं होना चाहिए। क्यों? लीक से बहुत पानी वेस्ट होता है। टर्न ऑफ टैप एंड नॉट पुट द टैप फुल ऑन। जब भी हाथ धोना हो या फिर कुछ काम हो, टैप को हाफ खोल के रखो। क्यों? हाथ तो आराम से धोना है, मुंह भी आराम से धोना है, टैप जब आप फुल खोलते हो तो बहुत पानी जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गिरता है, तो इससे वाटर वेस्ट रोका जा सकता है। टर्न ऑफ वाटर व्हेन नॉट लेट टैप रन व्हाइल ब्रशिंग टीथ और व्हाइल शेविंग। क्या कर रहे हैं?
ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, तो टैप को पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, या फिर मग्गा लो, मग्गे में पानी भरो, ब्रश किया, काम खत्म। तो क्या होगा, इससे पानी बचेगा। फिर क्या है, टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन विच रेन वाटर फ्रॉम टेरेस वरांडा गोज अंडरग्राउंड पिट थ्रू सेपरेट पाइपिंग। क्या होता है, राजस्थान और जहां पे सूखा रहता है उस इलाके में लोग ऐसे टेक्निक, हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें छत जो है वहां पाइप लगाकर एक पाइप जो है वरांडा से होते हुए कहां जाता है, पिट के अंदर, ग्राउंड पिट के अंदर, जहां पे रेन वाटर जो है वो स्टोर होता है। फिर जैसे वो उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वो पानी फिर नहाने धोने के काम में यूज आता है। मॉपिंग द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, फ्लोर को धोने से अच्छा उसको पोछा लगा लो, पानी बचेगा। जो भी वाटर से आप सब्जियां वगैरह धो लो, उससे क्या करो, बाद में पेड़ पौधे में दे दो, पानी बचेगा। इंश्योर द वाटर टैंक डज नॉट ओवरफ्लो व्हेन इट्स बीइंग फिल्ड, पानी की टंकी जब भर जाए तो उसको मोटर को बंद कर दो या फिर ओवरफ्लो होने से रोको। रनिंग वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन फुल लोड, वॉशिंग मशीन पानी बहुत कंज्यूम करती है, तो क्या करना चाहिए हमें, जब मशीन जो है पूरी भर जाए कपड़ों से तभी उसको यूज करना चाहिए, वरना एक एक दो दो कपड़ों के लिए मशीन तो अपना पूरा पानी यूज करेगी। करेक्ट। वाइपिंग द कार्स विद वेट मॉप इंस्टेड ऑफ यूजिंग हॉर्स फॉर क्लीनिंग कार्स, धोने से अच्छा कार को क्या करो, गीले कपड़े से साफ कर लो। फिर लो फ्लो फ्लश टॉयलेट, अगर फ्लश करना है टॉयलेट को, लो फ्लो फ्लश करो, ज्यादा देर तक फ्लश करने की जरूरत नहीं है, वो जो जाना होता है वो कम पानी में ही जा सकता है। करेक्ट। तो आज के लिए हमसे इस सेशन को यहीं पर करते हैं कंप्लीट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंस ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, जय हिंद।